स्टूडेंट आदर्श कोचिंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे हमने नेक्स्ट वीडियो में लेसन फर्स्ट के ए को हमने सॉल्व किया, एक्सप्लेन किया था। आज लेसन फर्स्ट के बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेसन फर्स्ट के बी का एक्सप्लेनेशन है एंड इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो मतलब होता है बर्फ और डस्ट मतलब होता है धूल, तो स्नो की धूल चैप्टर का नाम है। ठीक है स्टूडेंट, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि बर्फ के गुच्छे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो हम लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ठीक है स्टूडेंट, एंड आफ्टर व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, और किस बात से कवि का मूड बदल गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात पूछा है तो हम लिखेंगे द सडनली सोअर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ सोन चेंज्ड द पोएट मूड। अचानक बर्फ की बारिश से पोएट का मूड क्या हो गया है, चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एंड उसके बाद है हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, और पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया, तो इसमें लिखेंगे द पोएट मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। जो पोएट का मूड है वो किसमें, सैड से हैप्पी में चेंज हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, एंड सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज फॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। इस पोएम ने फॉस्ट ने नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो हम लिखेंगे थॉट्स प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम। इस पोएम में थॉट्स ने नेचर को बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। ठीक है स्टूडेंट, एंड फिर सेकंड का फर्स्ट है व्हाट आर द बर्ड दैट आर जनरली नेम्ड इन पोएम। अक्सर पोएम में किस बर्ड का नाम लिया जाता है, तो हम लिखेंगे जनरली पोएट टेक द बर्ड विच आर नोन फ्रॉम देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी और सुंदर पक्षियों का नाम जनरली पोएम में लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि पैरट एंड पीकॉक, जैसे कि तोता एंड मोर। फिर है डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन द पोएम। क्या आपको लगता है कि अक्सर पोएम में क्रो का नाम लिया जाता है, तो हम लिखेंगे नो, क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन द पोएम। नो नहीं, शायद ही किसी पोएम में क्रो का नाम लिया जाता हो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्रो का किसी भी पोएम में नाम नहीं लिया जाता है। ज़्यादातर पोएम में किसका, पैरट या पीकॉक का नाम लिया जाता है। फिर उसके बाद है व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। जब आप क्रो को सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेज बनती है, तो हम लिखेंगे व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रो। जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं द इमेज ऑफ ब्लैक बर्ड, किसकी, काले पक्षी की इमेज बनती है। एंड हार्ड वॉइस कम्स इन द अवर माइंड, और हमारे माइंड में क्या आती है, हार्ड वॉइस आती है, मतलब बैड वॉइस आती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद है आपका थर्ड। अब स्टूडेंट सेकंड का बी है, इसका क्वेश्चन है अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। फिर व्हाट हेमलॉक ट्री क्या है, तो हम इसमें लिखेंगे अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल फ्लावर। जो हेमलॉक ट्री है वो क्या है, जहरीला पेड़ है, किसके साथ, सफेद फूलों के साथ। ठीक है स्टूडेंट, फिर है why does not the poet write about a more beautiful tree such as maple or oak and pine। और पोएट ने ब्यूटीफुल ट्री को क्यों नहीं लिया, जैसे कि मैपल, ओक एंड पाइन। तो हम लिखेंगे द पोएट डज नॉट चूज मैप, ओक एंड पाइन। पोएट ने मैप, ओक और पाइन जैसे पेड़ों को चूज नहीं किया लाइक ब्यूटीफुल ट्री। इंस्टेड, उसकी बजाय ही चूज द हेमलॉक ट्री। उनकी बजाय उसने किस चीज को सेलेक्ट किया था, हेमलॉक ट्री को, टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग। और हेमलॉक ट्री क्या प्रेजेंट कर रहा है, पोएट की फीलिंग को और मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, फिर सेकंड का थर्ड है व्हाट डज द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। जो क्रो और हेमलॉक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है जॉय को या फिर सैरो को। जॉय मतलब होता है खुशी या उत्साह,
और सैरो मतलब होता है दुख को। एंड तो हम लिखेंगे द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सैरो एंड डिप्रेशन। जो क्रो एंड हेमलॉक ट्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैरो मतलब दुख को और डिप्रेशन मतलब हताशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट, फिर लिखेंगे व्हाट डज द डस्ट ऑफ सोन दैट द क्रो सेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? What does the dust of stone that the crow shake of a hemlock tree stand for? धतूरे के पेड़ से कौवा जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिराता है किस बात का संकेत देता है? ठीक है स्टूडेंट, इस चीज का मतलब है हेमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरे का पेड़। तो धतूरे के पेड़ से कौवा जो बर्फ के टुकड़ों को हिला के गिराता है तो उस बात का संकेत क्या है? तो हम बताएंगे the crow and hemlock tree represent sorrow and depression। ठीक है स्टूडेंट जी, तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। फिर लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसका सिंबल है? नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। जॉय मतलब उत्साह और एनर्जी ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो बता ही चुके हैं, बर्फ की छोटी छोटी कणों को क्या बोलते हैं हम? डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो डेट द क्रॉस शेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स फ्रॉम द सैड मोमेंट द पोएट इज एंटर्ड इनटू अ जॉय एंड एनर्जी। जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री से क्या करता है? शेक करता है, हिलाता है किसको? सैड मूवमेंट को। और पोएट में क्या डाल देता है? एंजॉय एंड एनर्जी को एंटर कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, एंड उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, हैव देयर बीन टाइम व्हेन यू फील डिप्रेस एंड होपलेस। अक्सर आपके जीवन में ये कब हुआ है? ठीक है, आपके जीवन में डिप्रेशन एंड होपलेस कब हुआ है? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। और क्या आपका छोटा सा मूवमेंट आपको चेंज कर सकता है? ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे देयर हैव मैनी देयर हैव बीन मैनी टाइम्स व्हेन आई टुक हैव फील्ड डिप्रेस एंड होपलेस। यह कई बार हुआ है जब मैंने डिप्रेस और होपलेस को क्या किया है? फील किया है। ठीक है स्टूडेंट, आई समटाइम गेट अपसेट बाय द सेल्फिश बिहेवियर। मैं कई बार अपसेट हो जाता हूँ किससे? सेल्फियर बिहेवियर से। मतलब सेल्फिश बिहेवियर मतलब खुद के बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के खुद के बिहेवियर से क्या हो जाता हूँ मैं? कभी कभार अपसेट हो जाता हूँ। एंड समटाइम ड्यू टू माई ओन बिहेवियर, और कभी कभार मैं खुद के बिहेवियर से भी क्या हो जाता हूँ? अपसेट हो जाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।